चलो भाई देखो क्या कह रहा है, फोर्स एफ, मैंने क्या बोला सुन लो ध्यान से, जो जो दिया होगा उसको कैसे सॉल्व करते। मैंने क्या बोला है आपको कि जो गिवन क्वांटिटीज है उनको एक साइड लिख दो, फोर्स एफ, वेलोसिटी v और क्या दिया टाइम t आर टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी। देन आपको किसके लिए पूछा डायमेंशन, मास के लिए, तो मास को एक साइड लिख लो। अब आपको मानना चाहिए लेट द डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास इज x, वेलोसिटी का डायमेंशन y है, टाइम का डायमेंशन z है। मान लिया, कुछ नहीं है। अब बेटा देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट लगा करके, करेक्ट। मुझे करना क्या है, x, y और z की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, या ऐसा लिख दो टेकिंग डायमेंशन ऑफ ऑल क्वांटिटीज। सारी क्वांटिटीज की अगर मैं डायमेंशन लेता हूं तो मास के लिए तो m आएगा, यही होगा ना भाई, अरे हाँ बोलो। L तो है नहीं इसमें, T तो है नहीं, K एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, निकाल दो। फोर्स की क्या डायमेंशन होती है, ml t माइनस 2x। स्पीड या वेलोसिटी के लिए क्या होता है डायमेंशन, एल टी माइनस 1। टाइम के लिए तुम्हें एक सरप्राइज दूं, जिससे झटका लगे तुम्हें, नेक्स्ट वीक में तुम्हारा पेपर है, पता है 8 क्वेश्चन आएंगे यूनिट डायमेंशन से, दे भी दिया मैंने, थोड़ा हिंट भी दे रहा हूँ, तुम अच्छा तो प्रिपेयर कर पाओ ऐसे क्वेश्चन से। और जो सर जितना मैंने बुक में तुम्हारे नोटबुक में लिखवाया है डायमेंशंस, वो याद रख लेना, डायरेक्ट सवाल भी पूछे जा सकते हैं। अब ये हो गया इतना। अब देखो क्या मैं ऐसे लिखूं, ml0 t0, यहां बेटा मुझे सबको अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या है mx lx t माइनस 2x बनेगा, और ये ly t माइनस y, और यहाँ पे बनेगा टी सेट, यही बनने वाला है। तो कभी तो हाँ बोल दो। अब मैं ऐसे लिखूं, देखो इन सबको ना जो अलग अलग है, L देखो कई बार दिख रहा है, T कई बार दिख रहा है, उनको एक एक बार लिखने की कोशिश करो। तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा, m रेज टू x, L पर आएगा x प्लस वाई, और टाइम t इज माइनस 2x माइनस वाई प्लस z। करेक्ट, कोई दिक्कत है किसी को? अब तो खत्म हो गया सवाल, कुछ करना नहीं है आपको, दोनों साइड खाली कंपेयर कर देना है। जब कंपेयर करोगे तो यहाँ m पर x है और यहाँ m पर 1 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। L पर यहाँ पर राइट हैंड साइड में x प्लस वाई है, लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी -1। ठीक है, -2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि टाइम पे एक साइड में ये -2x माइनस वाई प्लस जेड है और दूसरे साइड 0 है। यहाँ x और y की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो -2 इंटू 1 माइनस ऑफ -1 y की वैल्यू प्लस z इज इक्वल टू 0, -2 प्लस 1 प्लस z इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ गई 1। Therefore, from equation 1 क्या अपन लिख सकते हैं कि m की वैल्यू जो होगी वो f पर x पावर है, v पर y पावर है, t पर z पावर है, ये आंसर आएगा f v माइनस 1t। किसको आया था ये आंसर? f कहाँ गलती हो गई थी?
आ जाओ देखो, व्हाट वाज t इज इक्वल टू p d और s, यही दिया था, अल्फा बीटा गामा। इधर देखो t के लिए क्या डायमेंशन, m0 l0 t, p के लिए ml-1 t-2 जो प्रेशर होता है, याद रखो डायमेंशन गलत मत लिखना। डेंसिटी के लिए ml-3 और सरफेस टेंशन के लिए क्या होगा, mt-2 और ये बीटा है। अब देखो जरा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो अल्फा देख रहे हो ना, सब जितने भी है सब पर पावर्स को अच्छे से इंट्रोड्यूस करो। जब तक पावर को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे चीजें गलत होंगी। अब जैसे ये बनेगा m रेस टू अल्फा l रेस टू माइनस अल्फा t रेस टू माइनस 2 अल्फा, करेक्ट। यहां बनेगा m रेस टू बीटा l रेस टू माइनस 3 बीटा m रेस टू गामा t रेस टू माइनस 2 गामा, सही है। अब m वालों को सबको एक साथ रखो, बाद में कंपेयर करना है तो m कौन कौन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। l पे कौन कौन है, माइनस अल्फा माइनस 3 बीटा। t पर कौन है, अब अगर मैं दोनों साइड कंपेयर करूं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। माइनस अल्फा माइनस 3 बीटा इज अगेन 0, करेक्ट। या मैं ऐसे चलो अभी ऐसे रहने दो, और क्या हुआ, अरे अभी रहने दो, मतलब कराऊंगा। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, और ऐसे -2 अल्फा -2 गामा इज इक्वल टू 1। करेक्ट। आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू चाहिए, बहुत आसान है कैलकुलेट करना अगर आप दिमाग लगाएंगे। आप एक बार आंसर के साथ आपको क्या आया, आप बताओ। पहले आप बताओ। -3/10 याद रखो 156 लिखा है, क्या है 156, बोलो, बोलते रहो, मोस्टली सही होते हैं, 99.5% टाइम सही है, 0.5% वो तो हर बुक में रहता है। इधर देखो, ये सवाल जो आप देख रहे हो, इनको आपको सॉल्व करना है। मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान से देखो यार, अगर मैं यहां से अल्फा की वैल्यू गामा के टर्म्स में ले लूं, या यहां से देखो अल्फा को मैं -3 बीटा बोल सकता हूं, इससे अल्फा क्या हो जाएगा, -3 बीटा ना। तो मैं ऐसे लिखूं, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, यहां अल्फा की जगह मैंने -3 बीटा अगर रख दिया, अरे बोलो, रख सकते हैं ना, हाँ बोलो बोलो। और ये क्या है फिर, प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो -2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, तो यहां से गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ बीटा, ठीक है। अब देखो ये सवाल जो है ना, कैलकुलेशन में बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, मैं इसके आंसर से मैच करने की कोशिश करूंगा जो मुझे ऑप्शंस दिए। जब भी ऐसे सवाल आएंगे, आप एमसीक्यू दोगे ना, उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अब जितने भी ऑप्शन दिए उसमें से मैं ये चेक करना चाहूंगा कि क्या जो गामा है वो 2 टाइम्स ऑफ बीटा है। जैसे मैं
ऑप्शन जो सही वाला है वो नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं सेकेंड ऑप्शन ले लूँ, कह रहा है अल्फा की वैल्यू 1। ठीक है, मैंने मान लिया अल्फा की वैल्यू 1 है, तो अल्फा 1 है। अब आपको क्या मिला यहाँ से, अल्फा क्या होना चाहिए, -3 टाइम्स ऑफ बीटा। सोचो बेटा, अगर अल्फा 1 है तो बीटा कितना होना चाहिए, मैं एक मिनट एक काम कर लेता हूँ, सुनो। मैं सब ऑप्शन लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं पढ़ के आ रहा हूँ। जैसे ऑप्शंस दिए हैं, अल्फा की वैल्यू है ये, बीटा की वैल्यू ये है, गामा की वैल्यू ये है, दूसरे में है 1 2 1/3, तीसरा ऑप्शन है ये, चौथा ऑप्शन है ये। अब मैं यहां पहुंच गया, अभी ऑप्शन आ गया मेरे पास, मैं क्या करूं, तो मैं देखूंगा कि ये कैसे मैच कर रहा है। अल्फा किसके बराबर है, -3 टाइम्स ऑफ बीटा। सोचो अगर मैंने ये लिया तो इसमें अल्फा की वैल्यू कितनी दे रहा है, 1। अगर अल्फा 1 लोगे तो बीटा कितना होना चाहिए, -1/3। क्या बीटा -1/3 है क्या, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। कैसे चेक किया, समझ में आया, बिकॉज बीटा इज 1/3 ऑफ अल्फा। ये दिख रहा है ना, नेगेटिव ऑफ 1/3 ऑफ अल्फा, वो नहीं मिला तो छोड़ दिया। सेकेंड भी नहीं हो रहा है, देखो अल्फा -1 तो बीटा वो क्या हो जाएगा 1/3, 1/3 होना चाहिए, लेकिन ये भी ये दिया तो ये भी गलत हो गया। इसमें देखो ये वाला अल्फा 1/3 तो बीटा कितना होना चाहिए, सॉरी 1/2 अल्फा है, तो बीटा कितना होना चाहिए, नेगेटिव ऑफ अल्फा/3 ना, तो ये होना चाहिए 1/6। दिया है क्या, मतलब ये भी गलत। अब ए वाला चेक कर लेते हैं, अल्फा की वैल्यू -3/2, तो बीटा कितना होगा, -α/3 इज इक्वल टू बीटा, यहां से ना, तो अल्फा कितना है -3/2 और नीचे एक और 3 है, एक और 3 है ना। अरे ये अल्फा की वैल्यू है -3/2 और अपॉन 3, तो ये 3 मर गया, माइनस माइनस प्लस, बीटा कितना आना चाहिए, अल्फा -3/2 तो बीटा 1/2। और यहां क्या कह रहा है, गामा की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ बीटा, बीटा कितना है, हाफ, तो गामा कितना होना चाहिए, बच गए कैलकुलेशन से। दीज आर द मेथड्स टू सिंप्लीफाई अ क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हें ऑप्शन बेस्ड करना है, फटाफट आगे निकलना है। अब मैं तुम्हें इतना समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बनाने में कितना टाइम जाएगा, 5 मिनट। जैसे ये इक्वेशन दिखा, ये 4 दिखेंगे, आप तुरंत समझते कि पहले वाले का 1/3, तो पहले वाले का 1/3 इस तीनों में नहीं है, तीनों हट गए तो ये पहला वाला ही सही होगा। अरे भाई 4 ऑप्शन दिए, 3 गलत हो गए तो एक तो सही होगा ना, तो सही हो गया। समझा क्या, पक्का। और सवाल बोलूं, चलो सवाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट लिखना, एक ऑप्शन नहीं होगा, 4 होंगे तो 4 में चारों सही हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 1 भी। अब मेरी मर्जी में जो सही करना चाहूं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, अरे कौन किसको फॉलो कर रहा है, अरे मेरे कानों में बहुत सारी आवाज आ रही है, चुपचाप क्वेश्चन में बात करो। CH, L की वैल्यू क्या दी है, GCHXYZ। देखो अगर यहाँ रखे, अगर वो डायमेंशन तो क्या लिखेंगे, M0 L T0 G कितने बोलो, देखो मुझे बड़ा अच्छा क्या लगा पता है, 4-5 आंसर मिले मुझे और ट्राई किए 10 से 12 लोग, पूरी क्लास अभी भी ट्राई नहीं की, कुछ मुंह देख रहे थे, अच्छा अभी तो करेंगे ही। ट्राई करो, गलत होगा ना
जान से थोड़ी मार देंगे। हाँ तुम लोग ट्राई किए भाई। वही तो जानना है ना। हाँ तो वही तो कैसे बोलूंगा, सॉल्व करूंगा तभी बोलूंगा ना। व्हाट इज डी? एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। तो एफ आर स्क्वायर मतलब L3 t माइनस 2। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट LT माइनस 1। h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी। मैम ml2। अरे क्या बात है, तुम सब बहुत अच्छे बच्चे हो। बताइए आगे क्या लिखूं? m माइनस एक्स। वेरी गुड। क्या हो गया तुझे? तबीयत नहीं ठीक है क्या? है ना? गर्मी लगेगी, चालू कर लेना है एसी। मुझे ठंडी लग रही है अभी। तुझे तो यहाँ से मिल रहा है ना एसी सामने है तेरे। चालू तो है भाई, यहाँ तक आ रही, वहाँ नहीं आ रही है। तो नीचे कर लो, पंखा चालू कर लो तुम लोग, तुम्हारे पास में है। नहीं मैं माइक बढ़ा लूंगा। अब क्या करें बोलो? m0 LT0 और ये आएगा m माइनस एक्स प्लस जेड। L पे रहेगा 3x प्लस वाई प्लस 2z और t पर आने वाला है माइनस 2x माइनस वाई माइनस जेड। सही लिख दिया क्या? बस बच्चों यहां से कंपेयर कर सकते हैं। देखो माइनस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल रही है? z। अब देख लो इतना मिलते ही ना मैं एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकता हूं। कैसे? x और z इक्वल होना चाहिए। जरा देखो x और z एक ही में इक्वल है, मतलब यह ऑप्शन तो पक्का सही होगा। बाकी सब में y चाहिए, तो आओ y निकालते हैं। दूसरा इक्वेशन होगा 3x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1 और थर्ड इक्वेशन आएगा माइनस 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना आया? अब ये तीन इक्वेशन बन गए। इन तीनों को सॉल्व कर ले, अपना काम बन जाएगा। तीनों को सॉल्व कैसे करें बोलो? तुम्हारी मर्जी। इसमें दोनों में x की जगह पे z डाल दो, डाल सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग क्या लिख दिया मैंने? x इन इक्वेशन 2 एंड 3 और उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे। बराबर। सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या करते हैं? ऐड। तो क्या बन जाएगा ये? 3z प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1 और ये बन जाएगा, देखो x की जगह z रखोगे तो माइनस 2z माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0। इन दोनों को जोड़ दोगे तो y और y कैंसिल हो गया। जैसे y और y कैंसिल हुआ बच्चों, 3 2 5 5 माइनस 1 क्या? 4z इज इक्वल टू 1 आ गया। नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर दिया। सही है क्या? कहाँ पे? यहाँ। हाँ ये लिखा ना प्लस जेड। कहाँ? अच्छा ये माइनस जेड है क्या? तो ये माइनस जेड अगर लिखा जाए तो 3 2 5 5 में से 3 निकाल दोगे 2। 2z इज इक्वल टू 1। तो z की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ। बेटा z हाफ आ गया तो क्या x भी हाफ आ गया? z और x तो मिल गया। तो कोई भी एक इक्वेशन ले लो। मैं ये वाला इक्वेशन लेके y निकाल लेता हूं। तो 3 इंटू हाफ प्लस वाई प्लस 2 इंटू हाफ इज इक्वल टू 1।
तो ये मर गए दोनों। तो 1 + 3/2 कितना होता है? 5/2। y की वैल्यू 1 - 5/2, तो 2 1 जा 2 -3/2। है कोई ऑप्शन जिसमें y -3/2 हो? कुछ चमक रहा है? खाली कैलकुलेशन है, खाली इक्वेशन सॉल्विंग आनी चाहिए बस। 2 3 वेरिएबल्स वाले इक्वेशन से बस छाप लीजिए। तो ये आता तो है, फालतू में डरती रहती है। अच्छा आता सब है, लेकिन मन करता है टाइम पास करने का। सारा बस जब आता है अंदर से अच्छा फील होता है कि नहीं? मुझे तो होता है अभी भी। कोई सवाल आ गया लगता है वाह मुझे तो बहुत आता है, नहीं आ रहा था मुझे कुछ नहीं आता। एक्सप्रेशन बनाना है, एक्सप्रेशन। लगता है तुम लोग घर नहीं जाना चाहते। 4:15 तो नहीं जाना चाहते, कंफर्म है। मैंने बोला चुपचाप बैठो तब घर जाओगे, चुप तो बैठ ही नहीं रहे हो। ये 4 ऑप्शन है, आप ट्राई करिए। आज आपको बढ़िया होमवर्क भेज देता हूं मैं। अरे किसकी सांस उखड़ गई? भाई होमवर्क बोलते ही ऐसे कि एक लग रहा है कि बस अब अंतिम यात्रा पे चल रहे हो। अरे अब देखो, इससे एक फायदा ये भी होता है कि अगर आप बार बार GCH के डायमेंशन लिख रहे हैं तो आपको याद हो जाएंगे वो डायमेंशंस। मैम TT स्टेशन पे है, बार बार TT में क्यों ट्राई करो? अभी लिखा था ना सब, अपना अपना ट्राई करना है। फिर बात करने लगे। आवाज आ किधर से रही है? ए लड़कों, साले तुम नाम खराब करोगे लड़कों का। बात कर रहे हो, क्या मत करना बात। मैं इनको रोक रहा हूं तो मैं अपने लड़कों को नहीं बोल रहा हूं तब भी, क्योंकि तुम लोग बात नहीं करते ना। अब देखना है, सब चुप बैठेंगे, पहले लड़के बोलते हैं कि लड़कियां बोलती हैं। कंपटीशन चल रहा है, चलो। और ना अगले लेक्चर में मैं क्विज करने वाला हूँ गर्ल्स वर्सेस बॉयज में। सारे डायमेंशंस याद रख के आना, मैं कोई पूछूंगा टेस्ट के बारे में। स्मिथ तुम लोग नेगोशिएट करने लगते हो, पक्का यही ऑप्शन है। मुझे क्या मजा आ रहा है ऑप्शन बदल के, आज इन लोगों को रुलाएंगे। कराओ, एक साइड टाइम रखो, एक साइड HCG रखो, XYZ की वैल्यू निकालो, खत्म। जरूरी नहीं है, कोई भी ले लो, पे आगे पीछे चलता है। दोनों में अलग अलग आएगा, उसमें L था, इसमें T है। नो प्रॉब्लम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ X, Y and Z, सब्स्टिट्यूट इन द गिवन इक्वेशन, आपको मिल जाएगा।
टाइम के लिए पूछा है ना, हाँ एक साइड में टाइम लिख देता हूं। और कौन कौन है, GHC ना, XYZ। तुम अगर सीक्वेंस ऊपर नीचे भी कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब अगर मैं यहां लिखूं तो क्या बनेगा, M0LT L0T और ये क्या आएगा, M-1L3T-2। देखना मैं कहीं गलत ना लिख दूं। और ये क्या होता है, ML2T-1 और ये क्या हुआ, LT-1। करेक्ट बच्चों, हो गया ना। देखो आवाज बहुत आ रही है, मैं नहीं डांटना चाह रहा हूं, प्यार से बोल रहा हूं यार, बात मान लो। मैंने उल्टा लिखा, उल्टा लिख दिया तो क्या, मतलब H आपने सेकंड लिया, मैंने Z कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा आएगा ना, Z का वैल्यू H पे लगेगा। हाँ, XYZ की वैल्यू बदल जाएगी बस, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। तो यहां से ये क्या बना, M0L0T। देखो तुम कहीं भी उसको ऊपर नीचे सीक्वेंस में करोगे ना बेटा, उस हिसाब से तुम्हारी XYZ की वैल्यू चेंज होगी, उसी हिसाब से चेंज होगी कि जो XY और Z आ रहा है वो इस डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है ना फाइनली। तो अगर मैं G पर Y लिखता तो ये सब Y की वैल्यू बन जाती। तो अल्टीमेटली जो X मेरे केस में X आएगा, अगर तुमने G को Y मान रखा है तुम्हारे केस में वो वैल्यू Y की आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या आया देखो, M-X + Y, आवाज नहीं, L पर 3X + 2Y + Z और T पर -2X - Y - Z। तो बताओ बेटा यहाँ क्या आ रहा है, -X + Y = 0, तो X = Y। देखो स्मार्ट वर्क करना है ना, गधा मजदूरी से बचना है ना, तुम्हें स्मार्ट वर्क करना है तो मैं यही देख लूंगा। X और Y की तीन सेम वैल्यू आनी चाहिए ना, जरा इक्वेशन देखो तो X और Y की सेम वैल्यू, X मतलब कौन, X मतलब G और H की सेम वैल्यू आनी चाहिए, सेम पावर। G और H एक साथ होने चाहिए। ये देखो इसमें G और H एक साथ नहीं है तो ये गलत हो गया। अब 1 2 3 में से एक ऑप्शन होंगे। अब मैं अगर C की वैल्यू निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा। मैं और भी एक तरीका बताऊंगा, ये पहले तो ये तुम्हें गधा मजदूरी करवा ही रहा हूं मैं, साथ में ना एक स्मार्ट वर्क करना भी सिखाऊंगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं फटाफट से। क्या ये बन जाएगा 3X + 2Y + Z = 0, इक्वेशन नंबर 2 3 और लास्ट बनेगा -2X - Y - Z = 1। ये टाइम के लिए है ना इस सवाल में। तो सब्स्टिट्यूटिंग X इन इक्वेशन 2 and 3, तो 2 में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो X की जगह Y रखोगे तो क्या बनेगा, ये 5Y + Z = 0 और ये क्या बन जाएगा, -3Y - Z = 1। ठीक है क्या, तो ये Z वाले पार्ट कैंसिल हो गए, यहां से Y कितना आ गया, मेरा आंसर भी आ गया वैसे 2Y = 1, तो Y की वैल्यू हाफ। तो क्या यही X की वैल्यू भी होगी, X और Y की वैल्यू हाफ, मतलब X और Y रूट में होने चाहिए न्यूमरेटर में। जरा यहां देखो X और Y कहाँ है, X मतलब G और H ना, तो ये वाले ऑप्शन भी गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन में से एक सही होगा। एलिमिनेट 50-50 कर लोगे तो काम बन जाता है ना आपका, हमने कर दिया 50-50। और वैसे भी जरूरत ही नहीं है, X Y की वैल्यू आ गई तो Z तो अपने आप आ जाएगा। लो यहाँ रख देता हूं मैं,
तो क्या बनेगा ये 3/2 प्लस 1 प्लस z इज इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू -5/2। क्या है ये z की वैल्यू? -5/2। अब मैं अगर इक्वेशन 1 में जाऊं बच्चों, वो रहा ना इक्वेशन 1, ये 4 कर दो। इक्वेशन 1 में तो t प्रोपोर्शनल क्या आएगा, g टू द पावर हाफ h टू द पावर हाफ c टू द पावर -5/2। करेक्ट? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, हाफ पावर का मतलब रूट GH, और ये नीचे c टू द पावर 5 टू द पावर हाफ, तो ये 5/2 तो बनेगा। तो ये बन जाएगा रूट GH/c⁵। कौन सा ऑप्शन है ये? आप लोग कर लिए थे? देखो सिंपल है, खाली बेसिक मैथ्स है। अब मुझे करना होता ना ये सवाल, हालांकि ये तरीका भी आना चाहिए, कहीं अगर तुम फंस रहे हो तो ये तरीके से आप आसानी से निकल जाओगे। अगर आपको बेसिक्स आता है तो आप शॉर्टकट नहीं मार रहे तो आप बेसिक के रास्ते से थोड़ा लेट घर पहुंचोगे, लेकिन घर तो पहुंच जाओगे। आप शॉर्टकट मार रहे हो और वहां पे गाड़ी आ गई, मर जाओगे। अब जैसे ये सवाल है, मुझे क्या करना था, मुझे चाहिए था टाइम ना, मैं कुछ करता ही नहीं, उतना लंबा लंबा कुछ नहीं करता। मैं कहता ये 4 में से कोई एक होगा ना, अगर ये इसमें चारों में से कोई एक अगर टाइम को दिखा रहा होगा तो उसका डायमेंशन t के बराबर होना चाहिए, उसका डायमेंशन t के बराबर होना चाहिए। मैं क्या करता, मैं इसको चेक करता, एक एक चेक करता, हिट एंड ट्रायल बोलते हैं। और तुम्हारा लक ऐसा था कि पहला चेक करते पहले में आंसर मैच हो जाता। 20 सेकंड का काम है। जी लिखता, मैं ऐसे ओरल करता। जी क्या होता है, m-1 L3t-2। h क्या होता है, ml2t-1। m कैंसिल हो गया, यहाँ L3 L2 L5 बना। L3 L2 कितना बना, L5। और वहां क्या था t-2, यहाँ आ गया t-1 t-3, मतलब यहाँ ऊपर आया है L5 t-3 रूट के अंदर। नीचे क्या आता, c मतलब LT-1, 5 पावर लगाए तो नीचे क्या आता, L5 t-5। ये कैंसिल हो गया, ऊपर जाके बनता -5 से +5 t2, और t2 का रूट t। समझा? तो ये स्मार्ट वर्क है जब आप कैलकुलेशन तेज करते हैं, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, जब तब आप ऐसे मेरी तरह स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। आपको कि मैं अगर ये तो समझा भी रहा हूँ बीच बीच में, अगर मुझे चेक करना होगा, मैं पेपर दे रहा हूँ तो मैं पेन पेपर लेके बैठूंगा ना, वहां तो मैं फूक फूक के कदम रखूंगा। मुझे 20 सेकंड नहीं लगेगा ये सवाल सॉल्व करने के लिए। ये जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, आपने कर लिया तब मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आते हैं। कहीं पर भी तुम्हें बोले कि इसका एक्सप्रेशन कौन सा होगा, तो तुम क्या करो, उसका डायमेंशन मैच करवा दो। क्या करोगे, जैसे ही डायमेंशन मैच हो गया इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। नहीं मैच हुआ तो आप कहीं फंस गए। समझ आया क्या? जो नोट नाट कर रहे हो नोट नाट करते रहे। एक और सवाल लिख लो। ये सवाल है जेईई एडवांस 2015 का। अब नीट वाले भी ये कर देंगे। अरे वही करते आ रहे हो बार बार। हाँ बस अब ऑप्शन दिया है तुम्हें। करेक्ट ऑप्शन आर में पहला कह रहा है m जो है वो प्रोपोर्शनल है c रूट c के। m इज प्रोपोर्शनल टू रूट c। दूसरा है m इज प्रोपोर्शनल टू रूट g। तीसरा है l प्रोपोर्शनल रूट h। जी 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 आंसर है A C D। तीनों करेक्ट हैं।
सर नीचे करो, पैर ऊपर करो, तुम सॉल्व करो। आइए, सवाल क्या था? CGH जो है वही तीनों फिर से है, मास को दिखा रहे हैं और लेंथ को दिखा रहे हैं। तो अगर मैं CGH वही जो पहले लिखा था वही लिख देता हूं ना यार। क्या था? एक काम करते हैं, लेंथ को भी दिखा रहा है ना यार। मैं सॉल्व करूं कि मैं करा हुआ सॉल्व है दिखा दूं तुम्हें? अभी तो सॉल्व किया है, उन दोनों को एक साथ लेके आया। ये देखो, ये लेंथ के लिए CGH यहाँ किया था ना, तो लेंथ के लिए क्या आया था? क्या था? ये आया था ना, लेंथ का ये आया था। अरे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन लेंथ के लिए किया था ना, क्या आया था? √GH/c⁵। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है? यहां से आपको दिख रहा है कि जो लेंथ है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। लेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? G के और H के। जरा ये क्वेश्चन देखो कहां गया। लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H और G दोनों दिया है, तो दोनों पक्का सही होंगे। इसके ठीक पहले वाले में मास देख सकते हो, कहां गया? ये रहा। x y z की वैल्यू लिखी है, सब मास नहीं निकाला है, तो मास के लिए इसको निकालना पड़ेगा। बस नहीं समझा मैंने क्या किया? सेकेंड ये क्वेश्चन छोड़ के इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किया है, ये कौन सा क्वेश्चन था? ये किस क्वेश्चन का आंसर था? ये टाइम का था क्या? अरे यार, लेंथ वाले का आंसर कहाँ लिखा है मैंने? चलो फिर से कर देता हूं। मतलब स्मार्ट वर्क कर रहा था लेकिन मैं खुद फंस गया, कहाँ करना था वो भूल गया। फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, दिमाग खराब हो रहा है। अब पहले मास के लिए निकाल देते हैं ना। मास क्या हो जाएगा? GHC। लो, अब मैं ना एक आध लाइन शॉर्ट करूंगा बीच में, बार बार यही कर रहे हो, तो ये बन जाएगा m-x L3x T-2x। हाँ या ना? G के लिए क्या होता है डायमेंशन? m-1 L3 T-2 ना, और मैंने x जो यहाँ पे लगा है अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। एक लाइन शॉर्ट कर रहा हूं यहाँ पे, तो h क्या होता है? ml2 T-1। सही बोला क्या? ml2 T-1। तो जब ml2 T-1 रखोगे, y के साथ रखो तो my L2y T-y, और ये हो जाएगा LZ T-z। अगले वाले टर्म पे मैं, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे तो ये क्वेश्चन खत्म होगा, फिर हम आगे पढ़ पाएंगे। अब m की वैल्यू -x + y, L है 3x + 2y + z, T आएगा -2x - y - z। तो यहां से आया -x + y = 1। सही है ना? देखो -x + y किसके बराबर आया? 1 के। दूसरा जो इक्वेशन बनेगा, इसको 1 लिखो, तो ये 2 है। नेक्स्ट इक्वेशन है 3x + 2y + z = 0, -2x - y - z = 0। करेक्ट? एक काम करो, ये 3 और 4 को मैं ऐड कर लेता हूं, ये z वाले मर जाएंगे। यहां से क्या आ जाएगा? x + y = 0। इसको इक्वेशन 5 बोल देता हूं। जरा ये 2 और 5 को सॉल्व कर लो, 2 + 5 कर दो, तो -x + x कैंसिल हो गया, 2y = 1। y की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ। y की वैल्यू कितनी है? हाफ। बेटा y को हाफ यहां रखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 y को हाफ रखते ही -x = 1 - हाफ, ये मतलब यहां से आ जाएगा x की वैल्यू -हाफ। सही बोल रहा हूं क्या?
अरे हाँ या ना बोलो, सही है ना, कैलकुलेशन तो आता है। मैंने खाली x की वैल्यू क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, ये इक्वेशन मिला, इन दोनों को ऐड कर दिया, वहां से y मिल गया। इक्वेशन 2 में y रखोगे तो क्या बनेगा, माइनस एक्स प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ, तो माइनस एक्स इज हाफ, तो x की वैल्यू कितनी, माइनस हाफ। और कौन बचा है, z बचा है ना। z निकालने के लिए कोई इक्वेशन और लगा दो, कौन सा इक्वेशन लूं बेटा बोलो, 4 ले लूं, चलो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। तो 4 में अगर रखा जाए तो माइनस 2x रखोगे तो ये 1 हो जाएगा सीधा, क्या हो जाएगा 1, माइनस हाफ माइनस z इज इक्वल टू 0, तो हाफ माइनस z इज इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू माइनस हाफ, नहीं z की वैल्यू हाफ हो जाएगी ना, करेक्ट। हाफ हाफ का मतलब रूट वीट में जाएंगे सब। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन को देखो तो m आएगा अपना, x पर कितना पावर आया, माइनस हाफ। माइनस हाफ का मतलब ये किधर आ जाएगा, नीचे की तरफ, मतलब g नीचे आ गया, ठीक है। और y और z पे कितना, प्लस हाफ पावर है, तो y और z मतलब h और c ऊपर आ गए, ये सब रूट में। यहां से आपको क्या दिख रहा है, यहां से आपको दिखा m h के प्रोपोर्शनल है, रूट h के, और m रूट c के प्रोपोर्शनल है। अब जरा पीछे वाले साइड पे जाता हूं मैं, m g के प्रोपोर्शनल बोल रहा है, ये तो है ही नहीं, ये वाला सही हो गया। अब ऐसे ही जैसे मैंने ये सॉल्व किया है, सेम तरीके से आप l के लिए सॉल्व करोगे। किसके लिए सॉल्व करोगे, तो जब सेम तरीका l के लिए अपनाओगे तो वहां x y z की वैल्यू निकालो, वहां आपको दिख जाएगा h और g ऊपर, हाँ या ना, छाप लो। गलती क्या होती है आप लोग जानते हो, अरे रोज करते हो ना गलती, होमवर्क ना करना, बड़ों की बात ना मानना, बातें करते रहना, ये सब गलती के ही पार्ट हैं। गलती क्या होती बच्चों, हम यहाँ जिस गलती की बात कर रहे हैं, जो तुम करते हो वो गलती की बात नहीं है, एरर एनालिसिस। जैसे होता क्या है, मान लो इस बोर्ड की लेंथ को मैंने मेजर किया, कर सकते हैं, इस बोर्ड की लेंथ को जब मैंने मेजर किया तो मुझे उसकी लेंथ मिली, स्केल से मान लो कर रहा हूं मैं, तो स्केल में मुझे ऐसा दिखा। स्केल कैसा बना होता है, पहले समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। स्केल ऐसा होता है, 0 होता है, और इस 0 के बाद क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ 1 होता है, ऐसे होता है ना स्केल। अब आप मेजरमेंट ले रहे हो, क्या ले रहे हो आप, मेजरमेंट ले रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपको 1 मीटर आ गया होगा, 1 सेंटीमीटर जो भी है ये, 1 सेंटीमीटर आपको इसकी लेंथ आ गई हो। कितनी लेंथ आ गई, आ सकती है ना लेंथ 1 सेंटीमीटर। आपने ये मेजरमेंट लिया, थोड़ी देर के बाद मैं आया मेजरमेंट लेने, या आपने भी कभी ट्राई किया होगा, ज्योमेट्री में लाइन तो खींचते ही होगे ना, स्कूल में ज्योमेट्री में लाइन वाइन खींचे हो ना। जब लाइन खींचते हो, एक लाइन आपने मान लो 10 सेंटीमीटर की खींच दी है, उसी लाइन का दोबारा मेजरमेंट लो, परफेक्ट 10 नहीं मिलता, थोड़ा आगे पीछे मिलता है, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, तुम एक बार खींच के कभी देखे भी नहीं ना। एक लाइन खींच के आप छोड़ोगे तो दूसरी बार ऐसा होगा कि मान लो ये 10 है और ये 9.9 है, पहली बार तुम्हें यहाँ परफेक्ट 10 मिला था, अब हो सकता है यहाँ आके मिल जाए, थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा बाद में मिले। इतना कम होता है कि उसको नेग्लिजिबल मानते हैं, हाँ यार 10 ही है, लेकिन वो एक्चुअली 10.001 भी हो सकता है, 9.999 भी हो सकता है। गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूँ।
तो हुआ क्या, जितनी बार आप मेजरमेंट लेने गए उतनी बार क्या आपको अलग अलग वैल्यू मिलने लगी, मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ऑल दीज वैल्यूज आर कॉल्ड मेजर्ड वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या कहलाती है? और जब मैं इसको रिपीटेशन पे करता हूं, अब तुम लोग 9th-10th में तुम्हारे स्कूल में प्रैक्टिकल करवाया है, एक आध प्रैक्टिकल कभी गलती से भी, तो प्रैक्टिकल में जब करवाते होंगे प्रैक्टिकल, तो कोई भी प्रैक्टिकल करते हो तो डेटा रीडिंग के पहले कहते हैं कि 3 बार करो ये प्रैक्टिकल, बोलते थे 3 बार करो फिर एवरेज निकाल लो। क्यों बोलते थे पता है? क्योंकि अगर तुम तीनों बार वही चीज मेजरमेंट लेते थे, वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तीनों बार, तो क्या 3 अलग अलग डेटा मिलते थे? थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि एक 10 मिनट 100 मिल जाएगा, बहुत पॉइंट में डिफरेंस आएगा। बट जितनी बार आप मेजरमेंट लेते हो, ये बोर्ड की भी लेंथ, सुनना ध्यान से, एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाऊं, तो अच्छे से एकदम ठीक से बैठो, ऐसे से नहीं चार्ज कर रहे हो स्केल को। तो इसकी जब मैं जितनी बार लेंथ मेजरमेंट लूंगा लेंथ की, उतनी बार थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आएगा। अगर इसने मुझसे पूछा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस बोर्ड, और मैं मुंह उठा के एक बार मेजरमेंट लेके बता दिया ना, तो मैं पागल हूं, बेवकूफ हूं, तब मैं फिजिक्स पढ़ने या पढ़ाने लायक नहीं हूं। क्योंकि कोई भी डेटा ट्रू वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू कभी मिलता ही नहीं है। हम क्या करते हैं, मुझसे अगर इसने पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ, तो मैं इसको ना ट्राई करूंगा मैक्सिमम टाइम तक इसका मेजरमेंट लूं, एटलीस्ट 3 बार। तो तीनों बार का जो एवरेज होगा मैं उसको वो ट्रू वैल्यू बताऊंगा। जितनी ज्यादा बार आप मेजरमेंट हो जाएगी, कोई 100 बार मेजर करके एवरेज निकालेगा, तो 100 मेजरमेंट के बाद जो एवरेज आएगा, दैट वैल्यू विल बी मोर एक्यूरेट, मतलब दैट विल बी मोर क्लोज टू द रियल वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, रियल वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। क्या मैं जो बोलना चाह रहा हूं, इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी भी चीज को मेजर करता हूं, तो मेजर्ड वैल्यू जो होती है, सुने तो उसको, वो सो रहा है तो ठीक है, तो जो मेजर्ड वैल्यू होती है वो बेसिकली जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारे एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यू आती है वो मेजर्ड वैल्यू है। और ट्रू वैल्यू क्या होती है? द एवरेज ऑफ एटलीस्ट 3 मेजर्ड वैल्यू, द एवरेज ऑफ एटलीस्ट 3 मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू और रियल वैल्यू। अब जो एवरेज आया दैट इज द रियल वैल्यू, वो रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, जो डिफरेंस आता है ना, उसको हम बोलते हैं एरर। क्या बोलते हैं? एरर। मेरी बात समझ में आई? अब ये एरर आता क्यों है, एनालिसिस करनी है ना, तो एरर, हाँ बोलो बेटा। स्केल वेल कैलकुलेटेड नहीं है सर। हाँ, और परपेंडिकुलर होता है। नहीं, देखो 3 तरह के एरर होते हैं। एक होता है सिस्टमैटिक एरर, एक होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है? ऐसे उठे, मुंह उठा के चले गए, मेजरमेंट ले लिया, खत्म। अब तुमने ये नहीं देखा कि वहां डस्ट पार्टिकल है। जैसे मान लो तुम अपने बालों की थिकनेस मेजरमेंट कर रहे हो, इतना फाइन, इतना पतला है कि उसमें डस्ट का एक पार्टिकल भी थिकनेस को बढ़ा या घटा सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता? तुमने डस्ट पार्टिकल के बारे में सोचा ही नहीं, जाके मुंह उठा के मेजरमेंट लेके चले आए, तो तुम्हें तो एरर मिलेगा ना, दैट इज रैंडम एरर। तीसरा होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। पता लगा जो डिवाइस लगे मेजरमेंट लेने गया हूं वही गलत बता रहा है। वो भूत प्रेत वाले लेके आते हैं ना, ईएमएफ मीटर, अगर यहाँ कोई है तो 3 बत्ती जला दो। वो तुम ये गए वो भूतों से बात करने, पता लगा तुम्हारे उसका वो एक भी बत्ती नहीं जला पाता, वो खराब है, तो पता लगा भूत तुम्हारे सर पे नाच रहा है, तुम देख ही नहीं पा रहे हो क्योंकि बत्ती तो जली नहीं रही है। तो ऐसा खराब जो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको लेके चले गए मेजरमेंट के लिए, तो भी गलत आएगा ना। अगर रीडिंग गलत आ गई, तुम मल्टीमीटर लेके गए चेक करने के, अच्छा इस बारे में करंट आ रहा है कि नहीं, तुम एक खराब मल्टीमीटर लेके गए, जो इसमें 220 का करंट आ रहा है, वो कह रहा नहीं इसमें 80 का करंट आ रहा है।
और तुम थोड़ा समझदार थे, तुम बोले 80 तो डीसी में भी होता है, उंगली डाल दिया, एक्चुअली 220 आ रहा था, तुम्हें उठा ले गया। तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर होते हैं, मतलब ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये किसकी गलती है? इंस्ट्रूमेंट की गलत है। तुमने जो स्केल खरीदा है उसमें 1 2 3 4 की लाइनिंग होती है ना, अब तुम ऐसी कंपनी से खरीद लिए जो तुम्हारी तरह नशे में ही थे, उन्होंने 1 2 3 4 का लाइन ही चेंज कर दिया। मतलब देखो, जो ऐसे ये लाइन बनी, स्पेसिंग एक फिक्स होनी चाहिए, उसने क्या किया, थोड़ा स्पेसिंग सब में कम कर दिया। अब तुम मेजरमेंट लोगे तो तुम्हें गलत आंसर मिलेगा। ये कौन से एरर होते हैं? इंस्ट्रूमेंटल। इनको दूर करने का क्या तरीका होता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर को दूर करने का एक ही तरीका है, इंस्ट्रूमेंट ही बदल दो। हाँ, और क्या करोगे? रैंडम एरर को दूर करने का तरीका ये होता है, आप मल्टीपल टाइम्स रीडिंग लो और उसका एवरेज निकालो, जो हम कर रहे हैं। हम कौन से एरर को दूर कर सकते हैं? रैंडम एरर को। हम इंस्ट्रूमेंटल एरर को दूर नहीं कर पाएंगे। मेरे पास एक स्केल है, मैं बहुत अच्छी रीडिंग लूँ, स्केल ही खराब रीडिंग दे रही है, तुम कुछ नहीं कर सकते। कौन सा एरर को हम दूर कर सकते हैं? तो वही हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू रिमूव दैट रैंडम एरर्स। तो कुछ उसमें पॉइंट्स है, कुछ डेटा है जिनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। मैम कितनी आंखें बना देंगी यार, पूरी क्लास भर की आंखें बना रही है क्या? एक एक आंख सबकी बना दे रही है, दूसरी आंख सबकी फूट गई है। जिसकी जिसकी आंख खराब हो रही है उसने बनाया है, अभी चिपकाएगी सबके आंखों पे वो। तू नीट कर रही है क्या? ऑप्थल करना है, आंखों का ऑप्थल्मोलॉजिस्ट बनना है? बन जाए, ऐसे एक पत्थर की आंख बना के चिपका दिया। अगर कोई आया आंख का इलाज करवाने, गोला बना के पत्थर बना के बैठे, इधर आ, उसका कॉर्निया निकाल के ये लगा दे, बहुत पैसा कमाएगी। चलो, तो ये एरर में हम किस एरर की बात कर रहे हैं? रैंडम एरर की। कौन से एरर की बात कर रहे हैं बच्चों? अब ये रैंडम एरर को रिमूव करने से पहले कुछ डेटा की बात करते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रू वैल्यू की, या इसी को एक और नाम देते हैं। कौन सा नाम? रियल वैल्यू। क्या होता है ये? एवरेज ऑफ ठीक है। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि मैंने इसकी लेंथ को पहली बार मेजरमेंट लिया तो A1 मिला, दूसरी बार मेजरमेंट लिया तो A2 मिला, तीसरी बार मेजरमेंट लिया तो A3 मिला, चौथी बार मेजरमेंट लिया तो A4 मिला, nth टाइम लिया तो AN मिला। तो इसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी? तो इसकी ट्रू वैल्यू हो जाएगी A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN। तो यहां में if the measured value are A1, A2, A3, कोई पिएगा नहीं चाहे up to AN, then true value A is equal to A1 plus A2 plus A3 अप टू AN बाई N। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट कौन सा आता है? ट्रू वैल्यू। मैंने आपको मेजर्ड वैल्यू नहीं लिखवाया क्योंकि तुम्हें पता है ना, उसको नापना है, कंपैरिजन है। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की। जो एरर, ये अभी एरर की बात कर रहे थे ना, सबसे पहले कौन सा एरर आता है? एब्सोल्यूट एरर। कौन सा एरर? इसको डेल्टा के साथ डिफाइन करते हैं, ऐसे लिखा होता है, ऐसा डेल्टा ए मैं लिख देता हूं। ये होता क्या है? इट इज द मॉड डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच में होता है? रियल वैल्यू एंड मॉड डिफरेंस। क्यों? मॉड के अंदर कोई चीज लिखते तो हमेशा बाहर निकल के पॉजिटिव ही होता है ना,
और मॉड लिखने की जरूरत इसलिए पड़ गई ना बच्चों, क्योंकि गलती तो गलती होती, तुम घर जाके बोलते कि आज मैंने -5 गलती कर दी, क्यों? क्योंकि सही काम करना से 5 पीछे रह गए। आप क्या बोलते हो, आपसे गलती हो गई ना, ये फाइनल स्टेप है, आप यहाँ ना पहुंच के एक कदम पीछे हो तो -1 गलती नहीं हुई है आपकी, आपसे गलती ही हुई है। तो गलती कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती, गलती हमेशा पॉजिटिव होती है। गलत किया तो किया, नेगेटिव नहीं बोल सकते। ये एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, डेल्टा ए, इसकी वैल्यू होती है a-a1। क्या वैल्यू होती है इसकी, a-a1। नेक्स्ट वीक में लो, अब ठीक है, मॉड ऑफ a1 माइनस a-a1 दोनों सही है, क्योंकि मॉड लगा दिया ना तो बाहर तो प्लस में ही आएगा। मुंह बना के देखने लगे, पता नहीं क्या बता दिया। तुम लोग नहीं जाओगे ना 415 को, जाने दो, तुम लोग इतना कह रहे हो तो मैं पढ़ाई दूंगा आगे भी। सर गुड मॉर्निंग, हेलो। इतनी गहरी नींद आ गई तुम्हें? मैं कौन हूँ पहचान गए? ये कौन है? आया मजा? नींद भागी? ओ भाई उठा दिया उसको, नहीं तो भी सब चले जाते घर, छुट्टी होती है, सोता ही रहता है यहाँ पे। नेक्स्ट में जाके भी उसको उठाते, उठो भाई मेरा लेक्चर है। मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको बोलते हैं डेल्टा ए बार, या फिर डेल्टा ए नीचे एम लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में, दोनों चलता है। मीन वैल्यू जानते हो ना, द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। जैसे डेल्टा ए बार होता है डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2। बेटा होता क्या है पता है, जैसे मैंने बहुत सारी बार मेजरमेंट किया, उसका एवरेज लिया, तो क्या मिल गया अपने को, रियल वैल्यू। अब उस रियल वैल्यू से हर बार के मेजरमेंट को आप चेक करोगे तो कुछ ना कुछ एरर आएगा। तो मैं बोलूँगा आपका एरर कितना आया, तो हर मान लो 3 बार मैंने चेक किया तो तीनों बार कुछ एरर आया होगा ना, तो तीनों एरर का जो एवरेज लिखोगे दैट वुड बी मीन एब्सोल्यूट एरर, और उसी को हम बोलेंगे फाइनल एरर। लिखो रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर भी बोल सकते हो। रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। ये क्या होता है, अभी आपने क्या पढ़ा कि ट्रू वैल्यू किसको बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा। अब रिलेटिव एरर क्या होता है ना, ये एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। लिखो द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर, द रेशियो ऑफ absolute error, sorry, absolute error and true value, the ratio of absolute error and true value is called fractional error, is called fractional error। तुम्हारे छुट्टी पे जाने के पहले चैप्टर खत्म करके भेजूंगा मैं। ये नहीं आएगा, डायमेंशन तक आएगा। लिखा डेल्टा ए बाई ए। एक और होता है परसेंटेज एरर।
अब जैसे देखो क्या होता है ना, जैसे मैंने बोला कि द लेंथ ऑफ, क्या मैं निकाल दूं किसी चीज का लेंथ, और वो लेंथ कितना है, मैं बोलूं कि 1.002 mm, क्या बहुत छोटा लेंथ बता दिया मैंने। और मैंने वहां पे ये नहीं बोलेंगे 0.0001 का एरर है, वहां बोलेंगे ±2% एरर है, यही बोलते हो ना। जैसे आप बोलते हो कि कोई काम किया, आपने बोला ये सही है क्या, तो आप बोलो हाँ 99% सही है, इसका मतलब एरर का चांस कितना है, ±1%। तो कभी भी एरर बताते हैं ना तो वजन बढ़ता है जब परसेंटेज में बोलते हैं, वही परसेंटेज यहाँ निकालना है। व्हाट इज द परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या होता है परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो दिस वाज द बेसिक्स ऑफ एरर। इसमें एक ही चीज और बची है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर प्लस सम एक्सपेरिमेंटल टॉपिक जैसे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। उसके लिए मुझे वो इंस्ट्रूमेंट लेके आने होंगे एक्सपेरिमेंट करवाने को, या मैं यूट्यूब पे करा के दिखा दूंगा तुम्हें।